बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। इत्तलात हैं, खबरें हैं कि दुबई में एक और अहम मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब ने यूरोप जाने से पहले दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक होटल के मीटिंग रूम के अंदर तवील मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की गई है कि किस तरीके से अगला निगरान सेटअप आएगा। क्या इकोनॉमिस्ट होना चाहिए कोई निगरान वज़ीर आज़म, या कोई सीनियर सियासतदान होना चाहिए। यह भी इत्तलात है कि जनूबी पंजाब की किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से डिस्कशन हुई है, अगर उसको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर डिस्कस किया गया है, लेकिन कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ और इस गुफ्तगू को, इस मुलाकात को खुफिया रखा गया है। बाकी पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टी से इसको खुफिया रखा गया है और उसके अंदर यह भी डिस्कस किया गया है कि क्या मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप है ये इसके ख़त्म होने के बाद इंतखाबात आइनी तौर पर अगर मुकम्मल होती है असम्बली की मुद्दत तो 60 रोज़ में होने चाहिए, या 90 रोज़ के अंदर अगर असम्बली पहले तहलील हो जाए, या इंतखाबात थोड़े से आगे जाने चाहिए। तो इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे कि मुलाकात की हकीकत क्या है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। जुल्फ़िकार भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने बुलाया। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का करम। जुल्फ़िकार भाई, सबसे पहले बताइएगा, मीटिंग की बाज़गश्त है दुबई में जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और इत्तलात हैं कि कुछ चीज़ें आपस में कोई कंसेंसस के साथ तय नहीं पाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हैदर साहब। देखिए, क्या सराइयाँ चल रही हैं, बाज़ चल रही है। आई एम नॉट प्रीवी टू द सिचुएशन। मेरे पास कोई ऐसा मुसक्का इतलात नहीं है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है या हो रही है या क्या है। तो हमारे पास इस तरह की मीटिंग की कोई डिटेल मौजूद नहीं है अभी तक। अच्छा, चलें, आप जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि एक तो ये कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएं, जबकि नवाज शरीफ साहब का यह ख्याल है कि थोड़े से इलेक्शंस उनको आगे लेकर जाया जाए। आपका अपना क्या ख्याल है इस हवाले से? मैं ये समझता हूँ और मेरी पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि इस हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और जैसे पिछली दो असम्बली में अपनी आईनी मुद्दत पूरी की है, इस तरह ये असम्बली में अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके 60 दिन में इंतखाबात करवा दे। जल्दी इंतखाबात नहीं होंगे, आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे, मुकर्ररा वक्त पे होंगे, उससे मसाइल का हल निकल सकता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जो इतने ज्यादा मसाइल में और चैलेंजेस में घिरे हुए हैं, उनको निकालने के लिए पानी है कि बर वक्त इलेक्शन करवा के हम मसाइल का हल निकालें और अगली हुकूमत से आके इन्फ्लुएंस करें और मामला को लेके चले। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुद्दत मुकम्मल हो, यानी 12 अगस्त की रात 12 बजे जो मुद्दत ने मुकम्मल होना है। जो 8 अगस्त के हवाले से बातें थी कि 8 अगस्त के ऊपर कंसेंसस है, और अगर 8 अगस्त के हवाले से देखें फिर तो 90 रोज़ के अंदर, आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। तो पीपल्स पार्टी अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है कि मुद्दत मुकम्मल होनी चाहिए, असम्बलीज़ को पहले डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको बताया कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि आइन को आइन के मुताबिक जो आईनी मुद्दत है इस असम्बली को पूरी करनी चाहिए, और ये कि अगर असम्बली एक आधा दिन पहले टूटती है वो भी कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं है। लेकिन आईनी बात यह है कि आइन के मुताबिक आईनी मुद्दत अगर असम्बली पूरी करती है तो एक अच्छा प्रेसिडेंट रहेगा। 60 दिन में इंतखाबात होंगे और अभी हुकूमत आ जाएगी। जल्द से जल्द इंतखाबात होने मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए अच्छा है। और इसमें यह है कि इस हवाले से अभी तक कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई, पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं हुई। जैसे ही कोई इस बारे में कमेटी बनी हुई है, कोई चीज फाइनलाइज होती है, कोई बाहर सॉलिड बात आएगी तो उसको हम बिल्कुल अवाम के सामने रखेंगे, ताकि अवाम को पता चले कि इस रेट पे मुशावरत हो गई है। ठीक है। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, अभी ये जो केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात के अंदर इतना इजाफा हुआ है, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये इख्तियारात में इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि इस सेटअप ने लंबा चलना है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि इस सेटअप के हवाले से तो ये जो इख्तियारात का मामला है, इसमें तो पीपल्स पार्टी भी फुली सपोर्ट करती रही है। देखिए, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं और पीपल्स पार्टी के साथ जो पार्लिमानी लीडर हैं उनके साथ मुशावरत करके ये मामला हुआ होगा।
मेरे पास क्योंकि ये कल ही हुआ है, इसकी अभी इत्तलात नहीं है क्योंकि क्या मामला हुआ था, क्योंकि शुरू में तो मेरे ख्याल से कुछ रिजर्वेशन थी इस बारे में, क्योंकि ये जो इस सेक्शन में तरमीम की गई है उसकी इत्तला पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद शायद को कर ली गई है, जिसकी वजह से या मेरे पास इसकी कोई ऐसे डिटेल मौजूद नहीं है कि असेंबली के अंदर क्या मामला हुआ। लेकिन आपकी जाती राय के अंदर क्या निगरान सेटअप को, केयर टेकर सेटअप को इतने इख्तियारात देना मुनासिब है? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपने लिए गड़ा नहीं खोद रही। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि निगरान सेटअप के पास जो इख्तियारात होने चाहिए ना, मैं जाती हैसियत में उनको डे टू डे अफेयर्स के साथ वो होने चाहिए, और जहाँ पे कोई जरूरी हो वो अभी भी इन्होंने किया है। क्योंकि पहले ये था कि अगर कोई शख्स कोई सरकारी इमलाक के गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहा होता था, या कोई सरकारी शख्स जो कि अपनी ताकत का नजायज फायदा या इख्तियारात का नजायज फायदा उठा रहा होता था, तो उसको फिर निगरान हुकूमत ट्रांसफर नहीं कर सकती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने बेहतर किया है कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी के साथ उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो अगर इलेक्शन स्केड्यूल होने से पहले, मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन स्केड्यूल होने के बाद भी कोई शख्स अगर इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल कर रहा, उसके बाद भी उनके पास भी एक ये वाला इख्तियार होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस में लेके आए, और फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी से वो होना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं है कि लोगों की जाती एफिलिएशन और सियासी एफिलिएशन जो है वो किसी न किसी के साथ होती है, फिर वो अपनी मर्जी से किसी न किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जाके लोगों को अपनी सरकारी वसाइल का नजायज और गैर जरूरी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके ऊपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जो वजीर आजम का इख्तियार है उसको इतना ही होना चाहिए कि वो जितने अरसे के लिए है उसके अंदर डे टू डे इख्तियार आपको करें। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और बाकी चीजों के साथ इख्तियार दिया है, ये तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बंद करना और इतना मामले को करना, ये मेरी समझ से बालातर है कि क्यों इतना पावर ली गई है निगरान वजीर आजम। तो फिर अगर हम IMF से थोड़े से पैसों के एवज, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF ने हमें एड़ियाँ रगड़ने पर मजबूर किया और अब IMF की शराइत की वजह से हम लोग मजबूर हैं, आप लोग भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो यकीनी तौर पर अगर ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ उसमें आप लोग भी उतने ही कसूरवार हैं। तो अब ये जो आप लोगों ने इतने इख्तियारात दे दिए हैं, सिर्फ कुछ अरब डॉलर्स के एवज हम लोगों ने इतने घुटने टेके हैं, तो क्या बईद है कि कल को जब अगर आप लोग दोबारा सेटअप में होते हैं, अगर आप लोग दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो IMF तो आपको जो कहेगा आप उसकी डिक्टेशन पर चलेंगे। आप लोग तो बुरा भला कहते थे पिछली हुकूमत को कि उसने गलत किया, सर घुटने तो आप लोग भी मुकम्मल टेक चुके हैं IMF के सामने। देखिए, असल बात ये थी कि पिछली हुकूमत ने तो जो एग्रीमेंट किया था ना, उस एग्रीमेंट के अंदर तो वन साइडेड एग्रीमेंट था। वन साइडेड एग्रीमेंट तो कभी होना ही नहीं चाहिए। वो तो पहली हुकूमत ने 8-10 माह जो PTI के दौर पे और अफलातून थे वो गए नहीं IMF के पास, वो तो आवाज उठाते थे हम कुछ फोन नहीं उठाएंगे। तो इस हुकूमत का ये था कि जब ये हुकूमत आई तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि हम IMF के साथ जो एग्रीमेंट है उसको रिव्यू कर लेंगे, रीनिगोशिएट कर लेंगे। बट वो पहला एग्रीमेंट इस तरीके से पहले हुआ था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो IMF ने उसके अंदर लचक नहीं दिखाई। और फिर जितने अरसे से ये IMF ने आपके पैसे रोके और जिस फाइनेंशियल पोजीशन में आ गया, और फिर अगले 9 माह के लिए जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर IMF ने आपको $3 बिलियन देना प्लान किया, उसके अंदर IMF ने जो शराइत रखी, क्योंकि वो टैक्स रिफॉर्म्स में रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर रिफॉर्म्स चाहते थे। वो चाहते थे कि सियासी और लोगों को डिक्लेयर करते करते जो सरकारी लोग हैं ग्रेड 17 से 22 के, वो भी डिक्लेयर करें कि उनके एसेट्स और बच्चों की एजुकेशन और सोशल इनकम क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि रिफॉर्म का पहले से हिस्सा होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तो IMF उसके ऊपर सख्ती करता है।
और IMF ने ये जो आपको कड़ी शराइत की जिसके ऊपर बिजली के बिल है और गैस के बिल पे इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए इस मुल्क के अंदर लोग के जो तनख्वाहदार तबका है उसी के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। अब जो लेस देन 1% ऑफ द पीपल पूरे मुल्क के अंदर 25 करोड़ की बाजी है, तो 25 लाख से कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। तो जब आपके मुल्क के 1% से कम लोग टैक्स देंगे और रेवेन्यू कलेक्शन होगी नहीं और हमें बाहर से जाके किस्पोल उठा के पैसे मांगने पड़ेंगे, तो फिर पैसे मांगने देने वाले आपको अपनी टर्म्स के ऊपर डिक्टेट करवाएंगे, बताएंगे कि भाई आपने अपना जो कलेक्शन करनी है कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, इसके सिस्टम्स और कंट्रोल कैसे बनाने हैं, रिफॉर्म्स कैसे करनी है। तो IMF ने आपको वो डिक्टेट किया। घुटने टेकने की तो बात ही नहीं है। बात यह है कि ये सिर्फ ये वाली हुकूमत नहीं, माजी की तमाम पिछली हुकूमतें रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर जो अपना टारगेट है पूरा नहीं कर सकी। अगर किसी माजी की हुकूमत ने थोड़ा सा भी काम किया होता रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करने में, आप 1% से इसको 15, 20, 25% पे ले गए होते और आपके मुल्क के अंदर से 8, 10,000, 20,000 अरब रुपया इकट्ठा हो रहा होता, तो मैं नहीं समझता कि आपको IMF के पास जाना था। आज फिर आपको अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर स्टैंड बाय अरेंजमेंट करना था कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ती। आज देखिए अमीर से अमीरतर हो जा रहा है और गरीब से गरीबतर हो जा रहा है। मिडिल क्लास जो है वो खत्म होती जा रही है। हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो है उनके ऊपर सवालिया निशान आ गया है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे आने वाले चंद माह और चंद सालों के अंदर, क्योंकि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आदमी के ऊपर का तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं। बात यह है कि IMF ने जो चीजें बताई है, सिर्फ ये हुकूमत ही है, ये हुकूमत ने जो काम किया है इस मुल्क को प्रॉब्लम से निकालना था। अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, सूरत हाल बुरी हो जाती, किसी को फर्क नहीं पड़ना था, ना गरीब अवाम को ना मिडिल क्लास को। असल बात है कि मुल्क में अंदरूनी तौर पर इतना कमजोर हो जाना था कि आपको 5 सरकारी मुलाजमों को, फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं रहने थे। ठीक हो गया। तो आपके ऊपर बहुत सारा ऐसा बैरूनी दबाव आ जाना था हमसाया मुमालिक से कि मुल्क के न्यूक्लियर और मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाना था। तो उससे बचने के लिए आपने ये एग्रीमेंट किया। और मैं समझता हूँ कि अगर जो निगरान गवर्नमेंट आएगी और प्राइम मिनिस्टर आएगा, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कोई मामला करना है तो उसको मेरे ख्याल से इन्होंने दिया है इख्तियारात कि वो बातचीत कर सके। क्योंकि मुझे नहीं समझ आया क्यों दिया, क्योंकि अगर इलेक्शन को जैसे हमारी पार्टी समझती है कि 7 दिन में करवा दिया जाए तो फिर तो ये मसला ही हल हो जाता है। फिर तो ये ठीक हो गया, क्वेश्चन ही नहीं आना था और ठीक हो गया। अच्छा, करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस कर लें। तो इकोनॉमी तो एक है ही सब्जेक्ट जो अभी आजकल डिस्कस होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो सैलरीड क्लास है पीसी तो वो जा रही है। मुझे थोड़ा बताइएगा, कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। आप लोगों को पंजाब से जो उम्मीदें थी, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में जिन लोगों से, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। KPK में जिन लोगों पर आप लोग नज़रें टिका कर बैठे थे, कुछ लोग आपसे राब्ते में भी थे, वो लोग परवेज़ खटक साहब को ज्वाइन कर चुके हैं। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने फिर जवाब दे दिया कि नहीं जी, अब हम इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। तो पीपल्स पार्टी जिस बुनियाद पर बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि अगला सेटअप को लीड वो करेगी, तो वो बुनियादें को हिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे परसेंट भी है सर, कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 2008 के अंदर भी बहुत सारे मौसमी बटेरे शामिल किए थे और 2013 में वो छोड़ गए थे। और वो जो सारे इलेक्टेबल्स हैं जब छोड़ के गए थे तो पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। और मैं समझता हूँ उस वक्त भी जो इन लोगों को शामिल किया था, पार्टी ने टिकटें दी थी, पार्टी ने इज्जत दी थी, वो सारे लोग आके अपना पार्टी ने अब जितने लोग भी शामिल किए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से मिले, उसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क किया गया है कि लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर और कैरेक्टर चेक किया गया है। तो कौन लोग आना चाहते हैं? हम किसी को जोर जबरदस्ती या पिस्तौल या बंदूक की नोक पे रख के नहीं आना चाहते कि इसके ऊपर कोई पसीना तान के या कोई जोर जबरदस्ती करके इनको पार्टी शामिल करवाया जाए। पीपल्स पार्टी के पास हर
इलाके के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग हैं। और इलेक्टेबल्स तो एक ऐसे लोग होते हैं, जब वो पार्टी छोड़ के जाते हैं, नई पार्टी में जाते हैं, वो वहां पे जाके इलेक्शन जीतेंगे, मजे करेंगे, फिर वो पार्टी पे मुश्किल टाइम आएगा, फिर वो आगे कुछ कर देंगे। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ ऐसे इलेक्टेबल्स को पार्टी में आने की गुंजाइश देनी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और पार्टी में सियासत करना चाहते थे, लेकिन उनका वहां पे रास्ता या फ्यूचर नहीं बनता, और वो अपना जो है कैरेक्टर, अपने बिहेवियर की बेस पे ये फील करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके और उनके और पीपल्स पार्टी के जो आइडियोलॉजी है वो मिलती है, और वो पार्टी को ज्वाइन करके पीपल्स पार्टी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रख के चलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम हमेशा से खुश आमदेद करते आए हैं, वेलकम करते आए हैं, अकोमोडेट करते आए हैं, उनकी खैर मकदम करते आए हैं। इस तरह के लोग जब भी पार्टी ज्वाइन करेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन जो मौसमी बुटेरे हैं, आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पीटीआई के 20 लोग जो है वो छोड़ के गए पीएमएलएन के अंदर, और उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा बहुत सारों ने, और लाहौर से सारे के सारे, इसके अलावा सारे के सारे लोग इलेक्शन हार गए। अब आप ये देखें, ये एक मैसेज है कि जब भी कोई नोटा, जब भी कोई ऐसा शख्स एक पार्टी छोड़ के मुफाद की खातिर दूसरी पार्टी में जाएगा, तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो अपनी पार्टी के हो, चाहे गैर हो, या ऐसे लोग हो जिनका वोट मैटर करता हो। तो मैं समझता हूँ आइंदा भी इस इलेक्शन में भी ऐसा होगा। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी और इसकी लीडरशिप इन पॉइंट्स के ऊपर सोचती है, करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माजी में किसी और पार्टी में थे, वहां पे अब उनकी गुंजाइश नहीं है, और वो जो ऐसी पार्टियां बनी है जिनके अंदर जाके वो समा सके, वो वहां पे भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अपना जेन बना रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने पीपल्स पार्टी में आना है तो उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशन रखने हैं, ना कि सिर्फ आना है एक इलेक्शन की हद तक या एक सीजन की हद तक। तो वो आते हुए लोग सोच विचार करते हैं, मुशावरत करते हैं, फिर ये सोच के आते हैं कि पार्टी में जब आए तो लीडरशिप के साथ और लोकल लीडरशिप के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, ताकि लॉन्ग टर्म स्मूथ सेलिंग हो सके, चल सके लॉन्ग टर्म रिलेशन, ना कि वक्ती तौर पे आए और मुफाद उठाए और आगे फिर निकल जाए। तो लिहाजा ऐसे लोग पार्टी के साथ, लीडरशिप के साथ कई दफा मुलाकात कर चुके हैं, रास्ते में है, ऑन एंड ऑफ मिलते हैं, और पार्टी उनको समझ रही है, और पार्टी की लोकल लीडरशिप उनके साथ रास्ते में है। तो वक्त आने पे वो लोग ज्वाइन करेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया, उन लोगों का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, अपने अल्फाज का चुनाव हो सकता है। ठीक हो गया, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू अपनी तफसीलन सुनी।